हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है कि रेशमा दो प्रकार के भोज्य P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A तथा 11 मात्रक विटामिन B हो। भोज्य P की लागत 60 रुपये प्रति केजी है और भोज्य Q की लागत 80 रुपये प्रति केजी है। भोज्य P में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है, जबकि भोज्य Q में 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है। तो मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। हमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। देखिए रेशमा जो है यह दो प्रकार के भोज्य पदार्थों को, यहाँ पर देखिए P और Q है, इनको मिश्रित करना चाहती है और इस प्रकार मिश्रित करना चाहती है कि जो मिश्रण बनेगा उसमें 8 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए और 11 मात्रक विटामिन बी होना चाहिए। और यहाँ कह रहा है कि जो हम लोग भोज्य को मिश्रित कर रहे हैं उनकी लागत दी हुई है। ठीक है, भोज्य P की लागत प्रति केजी 60 रुपये है और Q की लागत जो है 80 रुपये प्रति केजी है। और इन भोज्य में विटामिन ए और विटामिन बी किन क्वांटिटी में है ये भी दिया हुआ है कि P जो भोज्य है उसमें 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए है और 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है। उसी तरह से भोज्य Q में 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए है और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है। तो इसके लिए हम लोग एक डाटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक बड़ा सा यहाँ चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है ना। इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक बड़ा सा चार्ट बना लेता हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं। ठीक है, और टोटल फिर क्वांटिटी, यानी कि हम लोग इसमें 4 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, 4 कॉलम ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग 4 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा। 4 कॉलम ले लिए। अच्छा, इसमें यहाँ पर हम लोग इन विटामिन्स के लिए विटामिन एक ए है और एक विटामिन बी है और फिर उसका लागत जो कॉस्ट लग रहा है उन पी और क्यू भोज्य पदार्थों को, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा ध्यान से। हो गया। अब देखिए यहाँ तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं जो आपका देख रहे हैं विटामिन ए कैसे, किस क्वांटिटी है तो मात्रक प्रति केजी में देखा जा रहा है। और विटामिन बी है उसे देखा जा रहा है मात्रक प्रति केजी में। उसकी क्वांटिटी ऐसे नहीं नापी जा रही है। और इसमें हम लोग लिख देते हैं लागत जो लग रहा है, वो लागत जो खर्च लग रहे हैं रुपए प्रति केजी में। ठीक है, और यहाँ ऊपर यहाँ लिख देते हैं भोज्य P और यहाँ पर Q, और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल जो क्वांटिटी की आवश्यकता है वो आवश्यकता मात्रक प्रति केजी की। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना लिया। अब देखिए, अब इसमें समझिए। अब P वाले में देख लीजिए, यहाँ पे P वाले में विटामिन ए जो है 3 मात्रक है प्रति केजी में, तो 3 इसमें भर देंगे। और यहाँ पर विटामिन बी की बात हो रही है P में, तो यहाँ पर कितना है 5 मात्रक प्रति केजी है। ठीक है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 भर दिए। उसी तरह Q का देखिए 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी। ठीक है, अच्छा, टोटल आवश्यकता कितनी है तो इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण में विटामिन ए की हमें 8 मात्रक क्वांटिटी चाहिए। विटामिन ए की P और Q के मिश्रण में हमें कितनी 8 मात्रक क्वांटिटी चाहिए और विटामिन बी की 11 मात्रक क्वांटिटी चाहिए। अच्छा, P का लागत है 60 रुपये प्रति केजी और Q की लागत है 80 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब हम लोग पहले ये पता करेंगे ना कि यहाँ पर P और Q जो हम लोग भोज ले रहे हैं वो कितना कितना क्वांटिटी में है, कितना कितना के लिए। तो माना भोज्य मिश्रण में भोज्य P x केजी
तथा Q Y kg है। तो यहाँ पे लिखते हैं मान मिश्रण में भोज P X kg तथा भोज Q Y kg है। ठीक है, X kg और Y kg हम लोग यहाँ केजी में ही नहीं दिया है, प्रति केजी में ही दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ से, अब हम लोग व्यवरोध प्राप्त करेंगे, अवरोध प्राप्त करेंगे और उनका हम लोग आलेख बनाएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग से, और फिर उससे न्यूनतम मान यहाँ से निकाल पाएंगे, न्यूनतम लागत निकाल पाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम लोग इन सब विटामिन ए के लिए और एक विटामिन बी के लिए यहाँ से ले लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए यहाँ लागत हमें निकालनी है ना जी, न्यूनतम लागत, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से बनेगा। तो हम लोग यहाँ न्यूनतम निकालना है, यानी कि मिनिमम निकालना है, मिनिमम ऑफ जेड, और इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या लेंगे यहाँ पर? तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह से लेंगे, हम लोग लागत के लिए ही बात करने वाले हैं, मिनिमम लागत के लिए। तो 60 रुपये प्रति केजी भोज पी का लागत है, तो x केजी लिए हैं तो 60x इसका हो जाएगा, और ये y केजी भोज Q है तो इसका 80 रुपये प्रति केजी है, तो ये 80y हो जाएगा। ये टोटल आपका लागत आ गया। तो न्यूनतम लागत निकालने के लिए हम लोग कोणीय बिंदु वगैरह निकालेंगे ना। चलिए अब यहाँ पे अवरोधों को प्राप्त करते हैं। देखिए हम लोग x केजी P है और y केजी Q है, तो 3 मात्रक रह रहा है 1 केजी में विटामिन A, तो x केजी में कितना होगा 3x, और विटामिन A Q वाले में यानी कि Q भोज में हम देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो y केजी Q भोज है तो 4y हो जाएगा यहाँ से, और इन दोनों का जो मिश्रण हो रहा है उसमें 8 मात्रक से ज़्यादा कितना भी हो जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। जो मिश्रण तैयार होगा उसमें मिनिमम आवश्यकता हमें 8 मात्रक की, और मैक्सिमम की बात करें तो अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल लेंगे 8। बात को समझे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इतनी की आवश्यकता है, इससे अधिक क्वांटिटी में होगा तो हम लोग भोज को फेंक थोड़े देंगे, मिश्रण को फेंक थोड़े देंगे, उसका उपयोग करेंगे खाने के में। चलिए अब इसको देखते हैं। इसी तरह यहाँ से 5x प्लस का 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ 11 हो जाएगा, और जो हम लोग भोज पदार्थ केजी में लिए हैं उसकी मात्रा या तो 0 केजी लेंगे या तो 0 से अधिक लेंगे, कभी माइनस में तो नहीं ना होगा। तो ये यहाँ पे ऋणोत्तर विरोध भी हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से भोज Q के लिए भी अगर हम लोग y केजी ले हैं तो y 0 और 0 से बड़ा ही होगा, कम तो माइनस में तो नहीं ना होगा ये दोनों। चलिए समझ गए। अब यहाँ से ये हमें तैयार हो गया, यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक हमें यहाँ पर रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या मिल गई। अब इसका हम लोग हल करके इसका आलेख बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर पहले वाले के लिए देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 हो जाएगा, दूसरे के लिए 5x प्लस 2y इक्वल टू में 11 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं दो इनके सॉल्यूशन निकालना होगा ना दो, तभी ना हम लोग इसका आलेख खींच पाएंगे। ध्यान से देखिए दोनों के हम लोग दो सॉल्यूशन यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। ये आपका x हो जाएगा, यहाँ y, x का मान यहाँ 0 रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये जाएगा भाग में तो 2 आ जाएगा। y का 0 रख देते हो तो x का 8/3, 8/3 का मतलब है यहाँ पर 3 दूना 6 2 और 2 बचेगा 3 6 18 2.6 यही ना आएगा जी, 2.6 अप्रॉक्सीमेट 2.6 ही आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए x y, चलिए अब इसके बाद देखिए x का 0 रख देते हैं तो y का यहाँ देखिए ये जाएगा उसमें भाग में तो 11/2 लिख दीजिए। 11/2 का मतलब है 5.5, ठीक है। चलिए अब y का 0 रख देते हैं तो x का आ जाएगा 11/5, तो 11/5 लिखिए या फिर 2.2 लिखिए, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे। चलिए अब ध्यान से देखिए
यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, सॉरी यहाँ पर ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इस पर ले लेते हैं वाई एक्सिस, इस पर ले लेते हैं वाई एक्सिस। ध्यान से देखो तो एक्स एक्स डैश वाई और यहाँ पर वाई डैश। चलिए वाई का 5 तक जाना है ना, 5.5, 1 2 3 4 5, कम ही हो जा रहा है। चलिए एक एक कहीं ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस पे भी 1 2 3 4 5, थोड़ा छोटा ही बनेगा लेकिन क्या दिक्कत है, इससे भी हो जाएगा। चलिए एक्स का 0 वाई का 2, एक्स का 0 वाई का 2, 0 और 2 ये हो जाएगा, एक्स का 2.6 और वाई का 0, तो ये 2 हो गया, 2.6 ये 2.5, 2.6 इधर हो जाएगा, 2.6 और 0 यानी कि 8/3 लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा 8/3 और 0, 8/3 और 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली हम लोग एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, यह आपकी रेखा हो जाएगी इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली। इसका समीकरण भी यहाँ पर दिखा देते हैं, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, इसका समीकरण देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू में 8। दूसरे वाले के लिए चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, x का 0 और y का 5.5, तो ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये 6 होगा, तो इसके बीच में ना 5.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0,11/2। अच्छा अगला देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2.2 और 0, तो ये 2 हो गया, 2.2 इधर होगा, 2.2 यहाँ हो जाएगा, 2.2 और 0 यानी कि 11/5, 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसका भी हम लोग यहाँ पर समीकरण, इसका भी समीकरण यहाँ पर लिख देंगे। चलिए इसका समीकरण क्या है, तो 5x प्लस 2y इक्वल टू में 11। चलिए अब इसके लिए इसका हल क्षेत्र क्या होगा, इसके लिए हम लोग असमीका से जांच करेंगे। यहाँ लिखते हैं 0 0 पर असमीकाएं, तो 0 0 पर असमीका इसमें रखते हैं, तो 0 3 इंटू में 0 प्लस 4 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो क्या 0 ग्रेटर है 8 से या इक्वल है, यह सत्य है ना। दूसरे वाले में रखते हैं 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, यानी कि 0 क्या 11 से ग्रेटर या इक्वल है, ये भी असत्य है, असत्य है। तो दोनों के बाहर की ओर, यानी कि इससे भी बाहर इससे भी बाहर, दोनों के बाहर वाला क्षेत्र इसका हल क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र हल क्षेत्र होगा, ये वाला हल क्षेत्र हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये आपका क्षेत्र जो हो जाएगा ये पूरा का पूरा दोनों रेखाओं से बाहर वाला वह क्षेत्र जो देख रहे हैं यही आपका हल क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हल क्षेत्र हो गया तो इसके कोणीय बिंदु देखिए, एक ये हो जाएगा 8/3 और 0, तो इसको ए ले लेते हैं, ये इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु पहले निकालना होगा, और एक ये सी हो जाएगा आपका 0 और 11/2। तो ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, इसको निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना होगा। तो एक है आपका 3x प्लस का 4y इक्वल टू 8, और दूसरा क्या है जी, दूसरा है 5x प्लस 2y इक्वल टू में 11। तो इसी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x प्लस 4y इक्वल टू में 22, 10x प्लस 4y इक्वल टू में 22। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, ये माइनस का 7x और इधर आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 14, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, ये जाएगा भाग में, x का मान 2 आ गया, x का मान 2 आ गया, x का मान 2 आप इन दोनों में से किसी समीकरण में रखो, जैसे इसमें रख देते हैं 2, तो x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 जाके उधर घटेगा, तो घटेगा तो आपका 2 हो जाएगा, और 4 जाएगा उधर भाग में, तो y का मान 1/2, तो 2,1/2 हो जाएगा। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु जो हम इसे नाम b लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2,1/2, 2,1/2 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका हल क्षेत्र है, हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है, इसके कोणीय बिंदु
इसके कोणीय बिंदु, इसके कोणीय बिंदु देखिए कौन कौन सा है। ए 8/3, 0, बी 2,1/2 तथा सी 0,11/2 है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम लोग पहले इसका हमें जो न्यूनतम मान निकलना था उसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, फिर आगे इसको देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर ये 4 कॉलम ले लिए हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ ले लेते हैं कोणीय बिंदु जो है, कोणीय बिंदु, और यहाँ z इक्वल टू में जो दिया हुआ है ऊपर 60x प्लस का 80y, 60x प्लस का 80y। मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है। कोणीय बिंदु देखिए 8/3, 0, 2,1/2 और 0,11/2। ठीक है, अच्छा इसमें आप रखेंगे तो देखिए 8/3 इसके गुना होगा तो देखो 3 से काट देंगे इसको, 20 बार में कट जाएगा, और 20 में 8 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। यहाँ पर इसको रखते हैं तो ये देखिए 2 से गुना होगा 120 और यहाँ 40, ये भी आपका 160 हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 से कटेगा 40 और 40 में गुना कर देंगे 11 से तो यहाँ पे आपका 440 आ जाएगा। तो न्यूनतम मान यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, मिनिमम इन दोनों पे हो रहा है। तो लिख सकते हैं कि z इक्वल टू 160 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, इसलिए ये न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कैसे हम लोग जांच करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू के लिए कर रहा है तो हम लोग इसकी जांच करने के लिए देखिए क्या करेंगे। 60x प्लस 80y जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको लेंगे, इज लेस देन 160 करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर तो देखिए ये हो जाएगा 60x प्लस का 80y इक्वल टू में 160। यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं 20, तो 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 160, ये जाएगा डिवाइड में तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 8 आ जाएगा, ये ना हो जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो यहाँ पर चलिए ये हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए हम लोग इसके कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे तब ना इसका ग्राफ बना पाएंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो x और y, तो x का मान अगर 0 रखते हैं, तो y का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम लोग y का 0 रख देते हैं, y का 0, तो x का यहाँ पर 8/3 यानी कि यहाँ 8/3 का मतलब है 2.6, तो 0 2 और 2.60, 0 2 और 2.60 है ना, 0 2 और 2.60 यही वाला हो जा रहा है ना, यही रेखा हो जाएगी, यही वाली हो जा रही है कि नहीं, ये जो रेखा है यही वाली 0 2 और 8/3 और 0 यही ना है जी। चलिए तो इसमें अगर रखेंगे तो इसी रेखा से होकर जा रहा है, जो हमारे पास जो रेखा खींच रहे हैं वो इसी से होकर जाएगा ना, और ये डॉटेड आपको दिखाना होगा, इसको डॉटेड ही खींच दो इस पर, नहीं तो मिट ही जाएगा। अगर मैं डॉटेड करूँगा तो पहली वाली रेखा भी डॉटेड हो जाएगी, इसी से ऊपर जाएगा। तो हमारा हल क्षेत्र तो इसके बाहर का क्षेत्र है ना जी, है ना,
तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रेखा है इस रेखा से जा रहा है, इस दिए हुए रेखा से उस ऊपर खींचे गए रेखा से जा रहा है, लेकिन हल क्षेत्र से नहीं जा रहा। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर 60x + 80y = 160 का आलेख हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रहा है, इसलिए z = 160 न्यूनतम लागत होगा, है ना। ये z = 160 जो है न्यूनतम लागत हो जाएगा। किस पर? तो बिंदु था ना जी, बिंदु किस पर? तो बिंदु आपके पास था 8/3,0 और 2,1/2 पर, यही ना था, यही ना दिन दोनों थे। समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।